नमस्कार, आपका स्वागत है डिजिटल मीडिया में। और आज हम बातचीत करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी से और इनके बारे में जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे राजनीतिक क्षेत्र में आए और कैसे इनका मुकाम हासिल हुआ, इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। हम आपको थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी देते हैं कि क्या थे और कैसे हुए। इनके ये विलक्षण एक कहा जाए बचपन से ही इनके अंदर विलक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये अग्रसर हुए और अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे संघर्ष किए और अपनी मुकाम को हासिल करने के लिए हमेशा कार्यरत रहे और आज परिचय का मोहताज नहीं है। ये सामाजिक क्षेत्र में भी अत्यंत भूमिका अदा करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में और अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो हमेशा तत्पर रहते हैं उनको निदान करने के लिए। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है उद्देश्य इनका और कैसे उनको पूर्ति कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपको हमारे चैनल में। और आपके जिस तरीके से आपने संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद जो मुकाम हासिल हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये मुकाम मेरा व्यक्तिगत नहीं है और अभी लंबा संघर्ष है झारखंड के लिए। हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के मैंने इस राज के लिए लड़ा और बहुत ईमानदारी पूर्वक लड़ा। जब हम स्कूल में थे उस समय इस राज के बारे में शायद कोई ईश्वरीय शक्ति हमको प्राप्त था। हम जानते थे कि इस राज का भविष्य अंधकारमय है। मैंने स्टूडेंट लाइफ में ही सभी राजनीतिक दलों को लेकर अलग राज्य के निर्माण गठन के लिए सिमडेगा से रांची तक पैदल मार्च किया था और राज मिला। हम लोगों को लगा था कि राज मिलने के बाद जो झारखंडियों का उद्देश्य है वो पूरा होगा, लेकिन राज बनने के बाद सदानों का खास तौर पे, जिसे मूलवासी सदान हम कहें, उनका और दुर्गति हो गई राज्य में। तो हमारा संघर्ष जारी है। हम चाहते हैं कि झारखंडियों के हित में नियोजन नीति बने, स्थानीय नीति बने। अब सरकार इसमें कोई पहल नहीं कर रही है। हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हर राज्य में नियोजन नीति बना अपना अधिकार है। कुछ लोग मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं और कुछ अधिकारी इस पे खेल रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आप 32 नहीं कर पा रहे हैं, 64 नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधा 3 मार्च 1982 में जो नियोजन नीति बिहार में बनी है उसको लागू कर दीजिए, क्योंकि उसका आधार खतियान है। जब सारे नियम कानून से, बिहार के नियम कानून से झारखंड चल रहा है तो नियोजन नीति पर फिर क्यों नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो लोगों को मालूम है, अधिकारी को मालूम है कि जहां वो लागू होगा उसका आधार खतियान है, उससे झारखंडियों को लाभ मिलेगा। तो हमारा ये मांग है मुख्यमंत्री जी से नियोजन नीति पे कि फिलहाल जब तक अपना नियोजन नीति आप नहीं बना लेते हैं तो 1964 की बात आती है तो लोग हल्ला करते हैं, 1932 की बात आती है तो लोग हल्ला करते हैं। राज बनने का उद्देश्य क्या था? हमारा भाषा, संस्कृति सब बिहार से अलग है। इसको देखते हुए हम शोषित वर्ग हैं, हमारा विकास नहीं हो पाया, हमारा कल्चर अलग है, झारखंडी कल्चर अलग है। इसको लेकर राज बना था, लेकिन दुर्भाग्य से हम इन 23 वर्षों में भी ना तो अपना नियोजन नीति बना पाए, ना यहाँ झारखंडियों के हित में कोई काम कर पाए। आपको लगातार सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ा उत्सुकता के साथ लोगों को हेल्प करने की जो आपके अंदर जज्बा है वो भी देखा जाता है। और राजनीतिक क्षेत्र में एकजुट करके लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट दिखाई देता है और लोगों को करते रहते हैं। एक चेहरा दो किरदार कैसे निभा पाते हैं? देखिए, इसमें आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई काम को आप कर सकते हैं। मेरा मानना है
कि झारखंड राजनीति करने की जगह नहीं है। हमारे झारखंडी जो लीडर हैं उनको इस बात को समझना चाहिए। झारखंड में सेवा करने की ज़रूरत है। हमारे लोग परिपक्व उतना नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है। यही कारण है कि आज कुछ लोग हैं जो यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं। हम कोई बाहरी भीतरी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको हमारे लीडर नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे लीडर का इच्छा शक्ति नहीं रहने के कारण आज हमारे लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, सिर्फ अपने लोगों के कारण। अगर आज यहाँ का सीएम यहाँ झारखंडी के हित में काम करना चाहें तो उनको कौन रोकने वाला है। लेकिन जिस इशू पे वो चुनाव जीते, झारखंडियों ने मदद किया, सरकार बन गई। लेकिन आज आप देखें सेंटी एक्ट यहाँ लागू है। सेंटी एक्ट में यहाँ के सदान भी आते हैं, कुछ वर्ग सदान के लोग आते हैं और ट्राइबल्स आते हैं, लेकिन आज भी उनकी ज़मीन को मिट्टी के मोल में खरीद के बिना कोई पेपर बनाए हुए वो घर बना रहे हैं, लूट हो रही है। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए। मैं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरी भावना भी थी। ऐसा लगता था कि शायद एसआर कोड बंद हो जाएगा तो जो ज़मीन का घोटाला यहाँ हो रहा है वो सब नहीं होगा, लेकिन अच्छी नीयत से उन्होंने एसआर कोड को बंद किया था। इसके बावजूद और ज़मीन की लूट बढ़ गई। और आश्चर्य की बात है कि हमारा मुख्यमंत्री झारखंडी है, इसके बाद इस तरह से हो रहा है। मैं उनका कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ, अच्छे कुशल उनका व्यवहार है, मैं अच्छा आदमी मानता हूँ, लेकिन मन भेद नहीं है, नीति पे भेद है। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। हम झारखंडी हैं, हमारा अधिकार है बोलना, हम अधिकार के लिए बोलेंगे। लगातार आपने बताया कि झारखंड अलग करने में आपका अहम भूमिका रही, आंदोलन भी किए, सारा कुछ हुआ। आज झारखंड को बने 23-24 साल होने वाले हैं, फिर भी झारखंडियों की स्थिति जस की तस बनी हुई, बशर्ते झारखंड संपदाओं से भरा एक प्रदेश है। यहाँ हर प्रकार की वो सुख सुविधाएं और हर प्रकार के खनिजों का भरमार पड़ी है, फिर भी यहाँ के लोग उन गरीब हालत में जीवन व्यतीत होने के कगार पे हैं। क्या किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए, ये तो हम सरासर जिसकी भी सरकार रही वो इसके लिए जिम्मेवार है। आप इसको इस तरह से देखें, इस राज्य में 3 तरह के लोग वास करते हैं। एक मूलवासी सदान, जो सदान का सबसे पुराना इतिहास है, जिसकी आबादी 65% है। दूसरा जनजाति, जो 26% है। तीसरा प्रवासी, जिसका 9 से 10% है मुख्यतः। तो हम ये कह के किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के तहत कुछ तो हमारे जनजाति भाइयों को अधिकार मिल जाता है, लेकिन जो 65% मूलवासी सदान है वो सबसे ज़्यादा उपेक्षित और शोषित है, और इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। मैं कहता हूँ कि ये राज्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सदानों ने निभाई। अगर सदान नहीं होते तो ये राज्य नहीं मिलता, लेकिन राज्य बनने के बाद सबसे ज़्यादा उपेक्षा सदानों की हुई है। आप देखें कि बहुत सारे लोकसभा और विधानसभा जो है पहले से आरक्षित है, और हम मिलजुल के भी रहते हैं, रहेंगे भी। तो वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में सदानों का नहीं होता था। बाद में राज्य बनने के बाद 112 प्रखंडों के सभी पंचायतों को मुखिया, प्रमुख इत्यादि को आरक्षित कर दिया, उसमें जिला परिषद का अध्यक्ष भी है। तो अब बताइए कि यहाँ मूलवासी सदान कहाँ जाएंगे? राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो उनको मिला नहीं। उनको लगता है कि इस राज्य में सिर्फ हम वोट देने के लिए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये मन में पीड़ा होती है कि हम इस राज्य के लिए लड़े और हमको अधिकार नहीं मिला। अब यहाँ पे इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने एक पत्र लिखा है इसके लिए, और होम मिनिस्टर को भी लिखा है, और सरकार से भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी से भी कई बार अखबारों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से आग्रह किया कि
आप केंद्र सरकार से पहल कीजिए कि विधानसभा का सीट 81 से बढ़ा के 160 वगैरह हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि एक अगर आरक्षित सीट होता है तो एक साइड जनरल हो जाए, या विधान परिषद बने। तो ऐसे जिला चाहे विधानसभा में सदनों का प्रतिनिधित्व क्षेत्र का नहीं हो रहा है, तो विधान परिषद के माध्यम से वहाँ का प्रतिनिधित्व हो सकेगा। तो मेरा ये डिमांड था। और लोकसभा 28 होने से शायद कुछ जनरल सीट हो जाएं जहाँ सदनों को भी मौका मिलेगा। तो ये मेरा सुझाव है केंद्र सरकार को भी। और जिस दिन 160-150 सीट हो जाएगा विधानसभा में, जो कभी कभी आप देखिएगा कि मेजोरिटी नहीं मिला तो सरकार खिचड़ी सरकार बनी, तो करप्शन भी बढ़ता है, उससे ब्लैकमेलिंग बढ़ता है। तो ये सब झारखंड में रुक जाएगा। और जहाँ तक आप खनन का सवाल उठाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जिस राज्य में इतना खनन है, हाँ, और उस राज्य में गरीबी है। ये दुर्भाग्य है। सरकार का कोई अपना विजन नहीं है। सरकार को चाहिए कि जैसे ठेकेदारी ABC 3 ग्रुप बनाना चाहिए ठेकेदारी वगैरह के लिए, और 1 करोड़ 5 करोड़ ये सब छोटे छोटा जो काम है यहाँ के लोगों को देना चाहिए। और जो बड़ा काम है जिसको बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मशीन की ज़रूरत है, बड़ा बड़ा ब्रिज बनाना है, वो सब काम मिले टाटा को, अडवाणी को, अडानी को, जिनको मिलना है मिले। लेकिन जो छोटा काम है यहाँ के झारखंडियों को मिलना चाहिए, तब यहाँ का आर्थिक सुधार गरीबों में भी होगा। और मूल बात जो है, इस सब का जड़ में जाने की ज़रूरत है। झारखंड को अगर ठीक करना है तो एजुकेशन को ठीक करना होगा, जिस पे सरकार ध्यान नहीं देती है। 3 चीज मुख्य रूप से होना चाहिए। एक एजुकेशन पहला, दूसरा हेल्थ, और तीसरा सड़क आवागमन के साधन। तो एजुकेशन में हमारा सरकारी स्कूल है, वहाँ एक टीचर 5-6 क्लास से इंग्लिश की पढ़ाई होगी। आज CBSE बोर्ड है, इस सब का बच्चा DPS में पढ़ेगा, DAV में पढ़ेगा। वो सरकारी स्कूल में पढ़ा गांव का बच्चा वो कभी उससे कंप्लीट कर पाएगा? तो सरकार को देखने की ज़रूरत है। सरकार को इसके लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। गांव में भी CBSE पैटर्न में बराबर में मांग करता हूं कि स्कूल हो, हॉस्टल हो। आप कहते हैं कि भाई आप गांव में स्कूल बना देंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, टीचर नहीं रहेंगे। भाई आप पॉलिसी तो बनाइए, आप बनाइए, क्यों टीचर नहीं रहेंगे? आप उसको अच्छा क्वार्टर बना के दीजिए, उनको बिजली दीजिए, क्वार्टर दीजिए, बाथरूम साफ हो, क्यों टीचर नहीं रहेगा? और वही बच्चे फिर पढ़ेंगे। शहर में उनको आने की आवश्यकता नहीं है। जब उनको स्कूल मिल जाएगा, बिजली मिल जाएगी, तो क्यों आएंगे बच्चे? तो ये सरकार की नीयत पर हम सवाल आज उठा रहे हैं। कोई भी सरकार रहे, कोई पॉलिसी नहीं बना पाती है। सिर्फ इस राज्य को लूटने और लुटवाने में सभी सरकार लगी। और मैं आपके माध्यम से इस बात को आज कहता हूँ कि क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का कि हमारे कुछ लीडर अच्छे हैं, इसमें दो मत नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ लीडर अच्छे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कुशल आदमी है, लेकिन किसके जाल में फंस जाते हैं? क्या कमी है यहाँ के नेताओं में, जो उनके जो अगल बगल बाजू में जो लोग रहते हैं उसके जाल में फंस के इस राज्य का सत्यानाश करते रहे? ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, इससे बचना चाहिए। आखिर क्या कमी है? कई बार आदिवासियों ने आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया है कि वे कठपुतली हो गए हैं और दूसरे के रिमोट से चल रहे हैं, जिससे झारखंड का विकास नहीं होता। ये सारे झारखंड के लोग इस बात को जान रहे हैं। अफसोस की बात यही है, व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो भी हमारे व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं और आदमी बहुत नेक हैं, अच्छे इंसान हैं। लेकिन हमारे झारखंडी जो सीधा साधा होते हैं उसका लोग फायदा भी उठाते हैं और जाल में कैसे फंसते हैं मैं नहीं जानता हूँ, और वही जाल में फंस के इस राज्य का सत्यानाश हो रहा है। मैं आपको कहा ना कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से कई बार नियोजन नीति पे भी आग्रह किया था कि यहाँ सामाजिक संगठन वगैरह हैं उनको बुलाइए और बात कीजिए। जैसे पिछले सरकार रघुदास की सरकार ने बुलाया था, उसमें मैं भी था।
तो मैंने अपना जो सुझाव राज्य के बारे देना था मैंने दिया था। उसमें कुछ बातें छूट गई, कुछ बातें आई, कुछ बातें मानी गई, वो अच्छा था। अब मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि क्या मजबूरी है भाई, आप नियोजन नीति को लेकर भी स्थानीय लोगों को, सामाजिक संगठन को नहीं बुला रहे हैं। सामाजिक संगठन तो बेईमान नहीं ना है, आपको सही जानकारी देगा, सही तथ्यों को रखेगा, तो आपको सुनना चाहिए। दूसरी बात मैं बीच में छोड़ दिया, एक स्कूल की बात कहा। मैं आज हेल्थ के बारे में कहना चाहता हूँ। पहले जब हम लोग छोटे थे तो याद था, उस समय गांव में एक ऐसे हॉस्पिटल छोटा छोटा डिस्पेंसरी वगैरह रहता था, उसमें कुछ हुआ तो तुरंत कुछ ट्रीटमेंट दवा हुआ मिल जाता था। आज वो भी नहीं है गांव में, आज वो भी नहीं है। तो आज सरकार को चाहिए कि गांव में अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, डॉक्टर को वहाँ रखिएगा, तो डॉक्टर को दीजिएगा ना क्वार्टर वगैरह बना के, तब ना डॉक्टर रहेगा। आप हॉस्पिटल बना दीजिए, उसको संसाधन दीजिएगा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं रहेगा।